टोपी लगा के काहे ना आती है? बड़ा मस्त टाइम है ये बैच को पढ़ाने का ही। हाँ, वो कंजस्टेड हो जाएगा सब जी, इसमें फ्री होके पढ़ाते हैं इस टाइम में। आराम से खा पी के आती है, कि अच्छा बात है। छाता कहाँ ले लेती है? छाता ले लिया करना है। थोड़ा तो है इसमें ना भर परेशानी है, बरसात गिरा नहीं है। चलो देखो, उसको थोड़ा उंगली टच कर दीजिए बीच स्क्रीन पर, बस। हाँ, चलो देखो, तो लिखो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। एनर्जी बैंड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसकी बात किया हम लोग। एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में बात किया जाए यदि, तो इसमें क्या है कि ओनली वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड को यूज करेंगे डिफाइन करने में। वैलेंस बैंड के नीचे वाले बैंड का कोई रोल नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी में, मटेरियल का कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। ओनली वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड से ही डिस्क्राइब होना है सब कुछ। कोर बैंड है, हाँ, और उसके कंडक्शन बैंड के ऊपर सिंपली इम्पीडेंस बैंड। कंडक्टर को देखो, इसमें क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में भी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वैलेंस बैंड में तो होता ही है। यानी इस केस में देयर एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। एट, हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर डिस्कशन करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल होगा उसके कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, पहले फिगर देख लीजिए इसका। ओनली दो ही बैंड दिखाते हैं हम, एक वैलेंस बैंड, यानी वो लास्ट बैंड जो या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा, पार्शियली इम्पटी होगा, हाँ, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल के केस में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का कुछ रीजन ओवरलैप करता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कुछ रीजन ओवरलैप करता है, यानी इसका कुछ क्वांटम स्टेट इसके अंदर आ जाता है, इसका कुछ क्वांटम स्टेट इसके अंदर आ जाता है, तो कुछ रीजन का ओवरलैपिंग हो रहा है। ब्लू वाला रीजन मान लो इसका है, तो रेड वाला रीजन इसका है। रेड वाला क्वांटम स्टेट कंडक्शन बैंड का है और ब्लू वाला क्वांटम स्टेट वैलेंस बैंड का है। तो कुछ रीजन जो है दोनों बैंड का ओवरलैप करता है, ये एक्चुअली कंडक्शन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वैलेंस बैंड का सब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के भी लेवल में इजीली चला जाएगा नहीं, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के लिए ए नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट खाली है जो जा सकता है उस लेवल में। बाहर से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो
ना, यानी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्स देगा। नहीं समझे बात? बाहर से एनर्जी तब न लेगा कोई इलेक्ट्रॉन जब उसके ऊपर या उसके अंदर कोई लेवल खाली होगा। तो कंडक्शन बैंड में तो बहुत सारे लेवल खाली ऑलरेडी रहता ही है, और उसका कुछ रीजन इसमें आ गया। तो क्लियरली देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ इम्पटी क्वांटम स्टेट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, यानी लार्ज नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भी एग्जिस्ट करता है। और ध्यान देना, एक लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाना। तो दूसरा पॉइंट इसमें कि सम ऑफ द रीजन ऑफ कंडक्शन बैंड overlap with valence band so that there exists large number of empty quantum state for each electron of valence band. valence band का सब इलेक्ट्रॉन के लिए large number of quantum state खाली रहता है। ये बात हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, यानी यहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 0 है ना, निग्लिजिबल। फॉरबिडन एनर्जी गैप निग्लिजिबल। ये दूसरा बात करें हम लोग इंसुलेटर में, ड्रॉ कीजिए इस फिगर को। ये कॉमन रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन। हाँ करेगा, ये नहीं, ये टेक्निक है। हम लोग देखें कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है ना। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो वैलेंस ऑर्बिट से आया होगा ना, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से ना। और फॉर इंसुलेटर में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर भी एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट नहीं करता। नो एनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड, नो एनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। एक बात तो ये, दूसरा बात इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लार्ज होता है, ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, और बैक ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको, ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रूम टेम्परेचर का जो रूम टेम्परेचर पर जो हीट एनर्जी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन को, उससे लार्ज है ये। क्या समझे? वैलेंस बैंड का देखो बता रहे, ग्राफ से समझो इसको। वैलेंस बैंड में सब इलेक्ट्रॉन है अभी, और कंडक्शन बैंड बहुत दूर है यहाँ से, इससे। तो ये जो गैप है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच, ये जो गैप है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं आ जाता है? रूम टेम्परेचर पर क्यों नहीं आ जाता है? क्योंकि शायद रूम टेम्परेचर T727 डिग्री सेंटीग्रेड, और एवरेज एनर्जी जो होता है रूम टेम्परेचर का KT, कितना? KT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको जब सॉल्व करते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये इस एनर्जी से बहुत कम होता है वो एनर्जी। समझे? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा हो, 1.8 के आसपास समथिंग आता है, तो फिर कैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा? ये गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और रूम टेम्परेचर उतना एनर्जी इसको दे नहीं रहा है,
इस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, यानी कंप्लीटली एम्प्टी रहता है इसका, समझे। और देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ये तो दिखाया ही रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर के लिए। सेमीकंडक्टर में ये गैप ना वेरी लार्ज होता है ना ओवरलैप करता है। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है जर्मेनियम में, और सिलिकॉन में थोड़ा ज़्यादा होता है, कितना 6-7 के आसपास होता है सिलिकॉन में। हाँ तो लिखो, नहीं इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर इंसूट उतर इसको फिगर करो, बस इसमें थियोरी याद रखना है सब जो बात सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना अदर चैप्टर से टफ नज़र आएगा, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सबसे मैकेनिक्सों से टफ नज़र आएगा। इतना ना क्रिटिकल बात सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देखा ना, हाँ तो वही नहीं दिया होगा, उसके में जेईई में नहीं हो दे सकता हो, याद रख सकता है लोग, लेकिन 1.2 फॉर जर्मेनियम एंड 1.67 के आसपास फॉर सिलिकॉन, ये एनर्जी गैप। और ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम जो भी होगा और 0 से ज़्यादा, तो वो सेमीकंडक्टर के अंदर ही लाई करे। अब कम एलिमेंटल फॉर्म में ना सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑक्साइड फॉर्म में भी होता है, तो उस सब का जो एनर्जी गैप होगा वो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में भी होगा। लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को इसके बेसिस पर डिफाइन करोगे तो इसमें बोलते हैं हम लोग कि देयर एग्जिस्ट सम इलेक्ट्रॉन या फ्यू इलेक्ट्रॉन, देयर एग्जिस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। अब ये फ्यू में भी 2 गो 4 गो मत समझोगे, वो भी 10 टू दी पावर 8 उठ के ऑर्डर में, वो फ्यू भी जो बोलते हैं वो उस ऑर्डर में होता है। यहां पर बात है कि सिलिकॉन का अपना क्या डेंसिटी है ना, और मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या डेंसिटी है उसमें, और उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स इसमें लाई कर रहा है। तो जब डेंसिटी ऑफ की बात करते, एटमे का डेंसिटी बोलते हो, 1 ग्राम, या मान लो जैसे इसी की बात करें सिलिकॉन का, इसका एटॉमिक वेट नंबर 7 14, ये तो ऐसा है ना कि 14 ग्राम सिलिकॉन लोगे तो इसमें 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम ऑफ सिलिकॉन ना, इतना ग्राम तोलिएगा सिलिकॉन का, इतना एटम होगा सिलिकॉन का। और एक सिलिकॉन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इतना सिलिकॉन एटम में इतना से को 7 से मल्टीप्लाई कितना का ऑर्डर में आ रहा है, देखो 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। अब उसमें से 10 टू दी पावर 8 ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं आप, इस ऑर्डर से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो फ्यू में 3 को 4 को थोड़ी समझेंगे। चलो सुनो, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, दूसरी बात इसका जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। अब सुनिए, यही कारण है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जर्मेनियम से ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? सिलिकॉन इज नॉट हाईली सेंसिटिव अबाउट टेम्परेचर, लेकिन जर्मेनियम हाईली सेंसिटिव होता है टेम्परेचर का। थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो
कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का चांस जर्मेनियम में ज़्यादा, क्योंकि कम एनर्जी गैप है ना, तुरंत इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा उसमें। और सिलिकॉन में के केस में इसमें से उसमें जाने के लिए थोड़ा टेम्परेचर और ज़्यादा होना चाहिए। तो जर्मेनियम सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कंडक्टिविटी में सडनली चेंज हो जाएगा थोड़ा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से नहीं। तो इसलिए सिलिकॉन बेहतर होता है। जितने भी डिवाइसेज बनाते हैं हम लोग जनरली डायोड ट्रांजिस्टर सब सिलिकॉन का बनाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिविटी उसका हाई होता है, कम होता है। अब ये क्या जरूरी है कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी कम होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर, ऐसा क्यों? नहीं तो क्या होगा, कोई डिवाइस खरीद के लाओगे तो रांची में उसका बिहेवियर कुछ और होगा, डाल्टनगंज में उसका बिहेवियर कुछ और होगा। नहीं, यहाँ कंडक्टिविटी कुछ शो करेगा, वहाँ कंडक्टिविटी कुछ शो करेगा। और तो इसको ग्राफिकली यदि दिखाएंगे तो इसका वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया होगा, और तो पहले सुनिए, जब जाता है ना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो पहले ये अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गया होगा इसके लोअर मोस्ट में, है ना, ऐसा बात होता है। अब यहाँ से यहीं तक जाने लायक एनर्जी दिए होगे, उससे ज़्यादा दिए हो, तो उससे ज़्यादा दिए होगे तो क्या खाली यही उसको एक्सेप्ट कर लेगा? अब 10 जूल दिए तो हो सकता है 5 जूल ये एक्सेप्ट किया, तो 2 जूल ये भी एक्सेप्ट किया होगा, 3 जूल ये भी एक्सेप्ट किया होगा। ऐसा नहीं कि जो भी एनर्जी दिए एक इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर क्या, ये तो टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात किया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये गैप यहाँ पर ना लार्ज होना चाहिए ना स्मॉल होना चाहिए। अब आता है इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन एंड, ये क्या चीज़ है वो टॉपिक लिखो। एक बात कहीं नोट में लिख लो तो कि ओनली, अच्छा अभी नहीं लिखेंगे, होल का कंसेप्ट कर लेंगे तब लिखेंगे, ये बात मिटा दें। टॉपिक है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन। ऐसा है कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड का क्वांटम स्टेट खाली हो जाता है। जैग वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा उतने क्वांटम स्टेट वैलेंस बैंड का खाली हो जाएगा। तो वो खाली क्वांटम स्टेट, इम्पटी क्वांटम स्टेट को होल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ electrons in conduction band. So when an electron goes from valence band to conduction band, electron goes from valence band to conduction band, then in valence band quantum state becomes empty. This empty quantum state is called hole, और डिनोट करेंगे इसको ऐसे।
तो द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, एक क्वांटम स्टेट खाली हुआ, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया होगा. ऑल्सो नंबर ऑफ होल्स in valence band will be equal to number of holes in conduction band. लेकिन कब? in pure semiconducting crystal, in pure semiconducting crystal. हाँ, दोनों जगह होले लिख दिए. यहाँ तो ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखना है. कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना, ऐसा बोल रहे हैं हम कि ये मान लो वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो इसमें जितना होल दिखाएंगे उतने ही वहाँ पर क्या दिखाएंगे, उतने ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. यहाँ पर यदि 3 गो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो यहाँ भी 3 गो क्या दिखाना होगा, होल. अब जरूरी नहीं कि वो होल सब इसी में सिस्टमेटिकली दिखावे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ये भी इलेक्ट्रॉन को इस लोअरे लेवल्स में दिखावे, ये सब कोई, जब इसमें गया तो अब कहीं भी जाने के लिए रेडी है ना. कोई भी क्वांटम स्टेट में वो वॉन्डरिंग कर सकता है. और ये होल सब ऐसा आपको लग रहा होगा कि पहले तो एनर्जी ये तो कम में एनर्जी पर भाग गया होगा उसमें ना. अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको यहाँ ले जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी गया लगा होगा, पहले ये यहाँ आया होगा, फिर यहाँ से यहाँ. तो ये बात सही है, लेकिन होता क्या है ना, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाता है, क्योंकि उसके लिए क्वांटम स्टेट खाली है वॉन्डरिंग करने के लिए नहीं. और इसमें जो होल क्रिएट हुआ वो भी मूवेबल होता है वैलेंस बैंड के अंदर. इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड चेंजेज इट्स क्वांटम स्टेट इनसाइड इट्स बैंड, इनसाइड ऑन बैंड. होल्स वैलेंस बैंड में अपना क्वांटम स्टेट को चेंज करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अपना क्वांटम स्टेट को चेंज करते रहेगा, और ये दोनों बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पांस देगा. अब ये कैसे, यहां तो समझ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी लेके अपर अदर लेवल में जा सकता है, खाली है अदर लेवल ना. लेकिन ये होल कैसे मूव करेगा, होल कैसे उस बाहरी फील्ड को एक्सेप्ट करेगा. तो ऐसे देखो, जब ये इस लेवल में क्वांटम स्टेट खाली हुआ, मान लीजिए यहाँ का क्वांटम स्टेट खाली हुआ, तो इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको भर देता है, ये इसको खाली है ना, ये खाली है, तो अब बाहरी एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चला जाएगा. तो अब ये होल गायब हो जाएगा, अब वो होल इसमें क्रिएट हो जाएगा, नहीं ये होल अब इसमें क्रिएट हो जाएगा. अब ये फुलफिल हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होल इसमें क्रिएट. अब क्या होगा, अब इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको बाहरी एनर्जी को लेके अपर लेवल में चला जाएगा. तो रियली में वैलेंसो बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, लेकिन कंफ्यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर में. कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को मूव करने के आधार पर कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे, अब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन के आधार पर मत करना. रियली में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है वैलेंसो बैंड के अंदर, लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग वैलेंस बैंड का किसका मूवमेंट मानते हैं, होल का. फिर सर 1s2 में चल जाएगा सबसे सब होल, वैलेंस बैंड के अंदर रहेगा ना. और तो सबसे नीचे आ जाएगा फिर. अब जरूरी है कि कौन सी सबसे नीचे, होल वैलेंस बैंड में सबसे नीचे आ जाएगा. वॉन्डरिंग करते रहेगा. अब क्या जरूरी है कि यही होल यही इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा, कोई जो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको फिल कर सकता है.
क्या है वो, क्या बोलते हैं, स्मॉल सेपरेशन एनर्जी गैप का रिकम्बिनेशन बात भी अभी आगे पढ़ना है हमको रिकम्बिनेशन। अभी तो जनरेशन की बात की है ना। उसके बाद वो गलती बताता है। कहाँ गलती बता रहा है साइंस गलती कहाँ बता रहा है? ये इलेक्ट्रॉन भी इसको फिल कर सकता है। अभी जनरेशन की बात की हो ना, रिकम्बिनेशनों की बात करेंगे ना। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ उसकी बात हम कर रहे हैं। सुनो, जब इतना ना इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दो कि अब लार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का, तब कोलाइड करने लगता है इलेक्ट्रॉन। तो कोलिजन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दिया, तो दूसरा तो अपर लेवल में चला गया, लेकिन वो बेचारा जो लूज किया, अब इतना ना लूज किया कि उसके लिए कोई जगह नहीं है अब कंडक्शन बैंड में, खाली तो कहाँ आएगा, बैलेंस बैंड में आ जाएगा। नहीं समझी बात? तुम इस बैंड में थी, अब इतना ना कम कर ली अपना एनर्जी, तुम्हारे लिए कोई रूम खाली नहीं है, उस एनर्जी लेवल का कोई रूम है ही नहीं, उतना कम एनर्जी लेवल का। तब कहाँ जाएगी तुम? बैलेंस बैंड में जाएगी। ये हुआ रिकम्बिनेशन। वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन भी इस होल को फिल कर देगा। तो ऐसा नहीं कहोगे नीचे ये जाते रहेगा। अरे नीचे ये ग्राफ में न जा रहा है, ग्राफ में ना नीचे बोल रहे हो। मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर थोड़ी नीचे ऊपर की बात है, वो तो 3 डायमेंशनली। अब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल रोड पर चल रहा, रोड पर तो स्ट्रेट लाइन में जाता है, आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ऐसे दिखा दो, क्या ऊपर चल रहा है? वो एनर्जी का ग्राफ है ना, ये एनर्जी कम ज्यादा ना बोल रहे हैं। नहीं समझी बात? एनर्जी कम ज्यादा की बात हो रहा है। तो रियली में फिर क्या, तो अगला स्टेप में क्या होता है कि ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, अब ये फुल हो गया, अब यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड अपना पोजीशन को चेंज करते रहेगा, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जाते रहेगा। लेकिन अपना कंफ्यूजन से बचने के लिए हम वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज नहीं बोलेंगे, किसका बोलेंगे? होल का। कंडक्शन बैंड में पोजीशन इलेक्ट्रॉन का। रियली में स्ट्रिक्टली देखा जाए तो कंडक्शनो बैंड में होल नाम का तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। ये तो होल एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज है। अरे नहीं लिखा था, सुनो, ये होल इज ए हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज। ये हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज होता है इसका। अब ये ऐसा कैसे? हाइपोथेटिकल क्यों बोला? चार्जो बोल रहे हैं। चार्ज तो ऑलवेज कोई पार्टिकल पर ना होगा। चार्ज ऑलवेज, चार्ज के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल चाहिए ना, या बॉडी चाहिए ना। तो इस मटेरियल का मान लो ये रीजन न्यूट्रल रीजन था, ये पॉइंट न्यूट्रल था, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, ये न्यूट्रल पॉइंट था, यहाँ से निगेटिव चार्ज हट गया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। लेकिन हाइपोथेटिकल क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकल है नहीं, या एगो चार्ज इमेजिन कर रहे हैं, बिना पार्टिकल का चार्ज इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए वो कैसा चार्ज? हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज। और हाइपोथेटिकल चीज का मूवमेंट की बात करोगे यहाँ पर, तो रियली में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। लेकिन बाद में जब टोटल कंडक्टिविटी जब डिफाइन करने जाएंगे मटेरियल का, अभी तक कंडक्टर में तो यही करते थे, खाली इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके, जब J बराबर NeVd फार्मूला सब डिराइव करते थे आप कंडक्टिविटी का, तो खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यूज करते थे ना? नहीं, और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी यूज करेंगे कंडक्टिविटी में। क्या समझी बात?
तो अब दोनों जगह का इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कंफ्यूज करेंगे कि नहीं हम लोग, इसलिए इसका होल्स का मूवमेंट मानेंगे या इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मानेंगे। तो हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ वो समझ, ये मूवमेंट समझ में आया ना होल का? क्या एक गो से समझो ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया था, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां आ गया था इसमें, तो एगो होल क्रिएट हुआ। अब ये एक होल क्रिएट यहां हुआ, लेकिन नीचे वाला इलेक्ट्रॉन उसको भर दिया उस क्वांटम स्टेट को, तब वो ये क्वांटम स्टेट अब खाली हो गया, यानी ये हो यहाँ होल आ गया। फिर ऐसे ही तो ये इलेक्ट्रॉन फिर अपना इस लेवल से इस लेवल में आएगा, इस लेवल से इस लेवल में आएगा, तो इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपना पोजीशन चेंज करेगा, और इस बैंड में जो होल है वो भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। इसलिए ये दोनों करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। That is, electrons in conduction band and holes in valence band both accept external electric field. कंडक्शन बैंड में भी तो हो रहा है, जब पोजीशन चेंज करेगा। नहीं, उसमें एक्सेस देखो, उसमें तो था ही नहीं। होल कब बोलते? जब था उसमें से हट गया, उसमें तो पहले से था ही नहीं, उसमें डाल रहे हो, फिल कर रहे हो। वैसे वो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो वहाँ हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा ना, वहाँ से यानी वो इलेक्ट्रॉन पहले से जो है कंडक्शन बैंड में, तो एको को नहीं था पहले से। बात वो नहीं है, देखिए बात इसको आप उल्टा समझ लिया। होल नाम का तो काम है ही नहीं कोई चीज मटेरियल के अंदर। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि इसका भी इलेक्ट्रॉन ही यूज करें, उसका भी इलेक्ट्रॉन ही यूज करें, तो बाद में कंफ्यूज करेंगे। तो हम लोग अपना एक टेक्निक एडॉप्ट किए हैं इस रीजन का, होल का मूवमेंट। रियली में क्या मूव कर रहा है इस रीजन का? इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा था। तो जैगो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, त्यागो होल बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अपना एनर्जी लेवल चेंज करते रहेगा, और होल इसके अंदर अपना एनर्जी लेवल को चेंज करते रहेगा। दोनों मूवेबल है, दोनों पार्टिसिपेट करेगा करंट में। तो जब हम उस तरह के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड की तरफ मूव करेगा, और होल्स फील्ड की तरफ और इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट। ठीक है, और दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल करंट होगा। तो टोटल करंट जो होगा मटेरियल में, वो होल करंट एंड कंडक्शन करंट। इलेक्ट्रॉन के चलते, इस इलेक्ट्रॉन के चलते जो, अरे दोनों ने एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना चालू किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। होल इधर मूव, मान लो फील्ड अप्लाई किया इस दिशा में आप, तो होल उधर चला, करंट इधर चला, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर चला, लेकिन निगेटिव चार्ज के मूव करने के ऑपोजिट सेंस में ना करंट माना जाता है। आप पॉजिटिव चार्ज के ही मूव करने के सेंस में करंट मानते हो। तो होल जिधर जा रहा है तो होल करंट उधरे हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन वाला करंट हुआ। यानी दोनों करंट का सेंस क्या हुआ? सेम हुआ। तो इसलिए टोटल करंट में होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्शन करंट भी नाम दिया जाता है। तो ये इफ सच मटेरियल इज अप्लाइड गिवन ए पोटेंशियल डिफरेंस, then
then there exists current due to electrons in conduction band। इस करंट को कंडक्शन करंट नाम देंगे, कंडक्शन करंट, और डिनोट करेंगे इसको हम लोग आई से या IC से भी लोग करता है डिनोट। and also there exists current due to hole in valence band। इस करंट को IH से डिनोट करेंगे। And sense of both current is same। इसलिए जो नेट करंट होगा वो दोनों करंट का अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। दोनों करंट का अलजेब्राइक सम के बराबर, क्योंकि बाहरी फील्ड को वैलेंस बैंड का होल भी एक्सेप्ट कर रहा है और कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन भी। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? सो पहले बोलो ना, क्यों? बाहरी फील्ड एक्सेप्ट यानी बाहरी एनर्जी को ले रहा है वो। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि उसमें खाली है अपर लेवल में जाने के लिए, और वैलेंसो बैंड का इलेक्ट्रॉन यहाँ कुछ खाली हो गया है लेवल, तो वो इलेक्ट्रॉन भी तो बाहरी एनर्जी को लेकर अपर लेवल में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं होल लिया उस एनर्जी को। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन के आधार पर चलना ही नहीं हम लोग को, लेकिन रियली में इलेक्ट्रॉन ही लेता है। ठीक है, तो दोनों एक्सेप्ट किया, बाहरी फील्ड को रिस्पॉन्स किया, दैट इज दोनों करंट में भाग लिया। और मटेरियल था, मटेरियल को मान लो ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो होल ये हाई पोटेंशियल पर लो, तो फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ ना, तो होल का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके ऑपोजिट होगा। लेकिन होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन वाला करंट दोनों सेम डायरेक्शन में लेंगे। करंट का डायरेक्शन तो निगेटिव चार्ज के मूव करने के ऑपोजिट सेंस में लेते हैं ना, आप वो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने के ही तरफ लेते हैं, तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन से। नेट करंट में IH प्लस IE। और यदि अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, या उसको बोलते हैं इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो होल इलेक्ट्रॉन जनरेशन की बात किया एट रूम टेम्परेचर या अदर हायर टेम्परेचर, ठीक है, अब 0 केल्विन पर रखोगे तो फिर ये होल उल का बात नहीं करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन बैलेंस से बैंड में रहेगा। तो हम लोग रूम टेम्परेचर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा,
तो there are two types of semiconductor, intrinsic and extrinsic semiconductor. हाँ एक बात और, अच्छा चलो ठीक है, there are two types of semiconductor. Intrinsic semiconductor, a pure semiconducting crystal जिसमें सारा एटम उस सेमीकंडक्टर का ही होना चाहिए, कोई अदर एटम नहीं होना चाहिए उसके अंदर. सिलिकॉन क्रिस्टल है तो सब एटम सिलिकॉन का टेट्रावैलेंट बाउंड से बाउंडेड होगा क्रिस्टल में. प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल सब सिलिकॉन का हो या सब जर्मेनियम का हो, या ये प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल. अच्छा, इसका और क्या प्रॉपर्टी सब होता है प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल का, कि इसमें कंडक्शन बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही वैलेंस बैंड में होल्स. ठीक है, नंबर यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड विल बी सेम. कंसंट्रेशन की बात करो, नंबर की बात मत करो. कंसंट्रेशन नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ये दोनों सेम होता है. इसका एक प्रॉपर्टी तो ये प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल. दूसरा बात, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इन वैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज सेम. कंसंट्रेशन यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. ऐसे समझिए, Ne इक्वल टू NH. स्मॉल n यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. ये सेम होता है होल और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में, उसकी संख्या दोनों में सेम. इसको डिनोट करते हैं हम लोग Ni से. Ne बराबर NH बराबर Ni, और Ni का नाम है इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन. इसका नाम इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन. ये कितना होता है ये नेक्स्ट क्लास में बता देंगे. इसका वैल्यू क्या होता है रूम टेम्परेचर पर, इसका क्या वैल्यू होता है, उसका नाम है इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन. दोनों सेम अमाउंट में दोनों का कंसंट्रेशन, इसलिए उसको डिनोट किया किससे, Ni से, और उसको इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन. और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कितना होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसको. हाँ, नंबर पर यूनिट, टोटल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल n से कंसंट्रेशन है ये. और सुनो, यानी इस क्रिस्टल के अंदर जितना होल्स वांडरिंग कर रहा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी वांडरिंग कर रहा होगा. एट रूम टेम्परेचर.
देखो ये क्रिस्टल के अंदर होल पेयर इलेक्ट्रॉन का क्यों दिखा, पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर तो 4 गो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो तो बाउंडेड है अगल बगल एटम से, तो फिर इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? नहीं, ये वांडरिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया क्रिस्टल के अंदर? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, वो तो अदर एटम के 4 गो इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है, फ्री तो है नहीं, वो तो बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे बात? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 गो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो अदर सिलिकॉन से क्या है, बाउंड में ना है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिखा रहे हैं हम लोग कि बोल रहे हैं क्रिस्टल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वांडरिंग कर रहा होता है। तो उसका काउज ये है क्या? ये बात समझ, क्वेश्चन समझ में आया ना? कभी क्रिस्टल दिखाते थे यदि, तो ये सब ने ना दिखाते इलेक्ट्रॉन सबको, और इलेक्ट्रॉन होल को ना दिखाते हो। स्वाभाविक है, केमिस्ट्री के आधार पर देखें तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या होता है, अदर सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, वो बाउंडेड होता है। तो फ्री कहाँ है इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन सब आप दिखा रहे हैं कहाँ फ्री है? तो सब बाउंडेड है। तो होता क्या है रियली में, रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बाउंड टूट जाता होगा। रूम टेम्परेचर में इतना एनर्जी है कि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड वाला एनर्जी लेवल से हट जाता होगा। नहीं समझे बात? जो इलेक्ट्रॉन बाउंड में भाग ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन बाउंड में भाग ले रहा है? बैलेंस और बैंड का ना। कौन इलेक्ट्रॉन? बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बाउंड में भाग ले रहा है, उसका एनर्जी लेवल उस बैंड के अंदर लाइक कर रहा होगा। और यदि रूम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, थोड़ा और बढ़ा दिया, एक ऐसा टेम्परेचर हो कि वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैलेंस बैंड से में रहने से ज़्यादा हो गया है, तो नहीं रहेगा बैलेंस बैंड में, वो वहाँ से हटना चाहेगा, बैलेंस बैंड से, बाउंड से हटना चाहेगा। वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो यानी बाउंड टूटेगा, बाउंड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो कंडक्शन बैंड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज सम कोवेलेंट क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बाउंड एट रूम टेम्परेचर। कुछ ना कुछ बाउंड जरूर क्रिस्टल में होगा जो रूम टेम्परेचर पर टूटा होगा, तो उतने ही कहीं जुटा भी होगा, उतने ही कहीं। अब जैसे मान लो, सुनो, मान लो यहाँ का बाउंड तोड़ा, आप सुनो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वाला एनर्जी लेवल में चला गया, तो एगो होलो तो जनरेट हुआ। यहाँ का भी मान लो हो सकता है, सपोज करो यहाँ का बाउंड भी उस समय टूटा हुआ हो, तो इस यहाँ भी एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया होगा। लेकिन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल कर दिया हो, इस बाउंड का इलेक्ट्रॉन जो टूटा वो इसको आके भर के यहाँ बाउंड बना दिया हो, यहाँ टुटले रह गया। यानी ऐसा माना गया है कि ऑलवेज कुछ बाउंड ऐसा हमेशा कोई भी टाइम पर निश्चित रूप से टूट रहा होगा, तो उसी समय उतने ही नंबर्स ऑफ बाउंड जुट रहा होगा। एक होता है ना इंटरमीडिएट पार्टिकल होता है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किस में? न्यूट्रॉन में, थ्रू एन इंटरमीडिएट पार्टिकल पाई मेसॉन। ये पार्टिकल होता नहीं है लेकिन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है ये पार्टिकल, इसका जिस समय इसका कन्वर्सन होता है। तो थोड़ा एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये जो लिखो इस बात को, एट रूम टेम्परेचर ऑलवेज देयर एग्जिस्ट, ऑलवेज देयर एग्जिस्ट cleavage of some covalent bond
cleavage of some covalent bond also there exists formation of some covalent bond in crystal. From the cleavage of one covalent bond there exists a pair of hole and electron in crystal. एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रिस्टल में जनरेट होगा। अब यदि वो भी 10 टू दी पावर समथिंग के ऑर्डर में होता है। सब कुछ जो बोल रहे हैं वो 4 गो 5 गो में मत समझना। हम लोग बोला सम तो वो 10 टू दी पावर 5 के ऑर्डर में होता है। वो सब डाटा लिख के ला के आपको एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। तो अब कहीं पर कोई रीजन में 10 गो बाउंड टूटा, कोई रीजन में 5 गो जुटा या 6 गो जुटा, फिर से बाउंड बना तो 4 गो तो हमेशा खाली रह गया नहीं। तो एक एसटीडी स्टेट आता है। स्टार्टिंग में मान लो शुरुआत में 10 गो टूटा 5 गो जुटा या 10 गो टूटा 4 गो जुटा तो 6 गो तो टूटले रह गया। उस 6 गो के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा नहीं। फिर कोई दूसरा रीजन में 3 गो टूट रहा है, 2 गो जुट रहा है तो फिर अब इसका अब एक अलजेब्रिक सम करो। तो एक समय आता है कि जब लॉन्ग टाइम की बात करने जाएंगे तो ऑलवेज कुछ ना कुछ बाउंड टूटले दिखता है और उसकी संख्या कांस्टेंट। नहीं समझे बात? उसकी संख्या कांस्टेंट कि हमेशा 4 गो बाउंड टूटा ही हुआ दिख रहा है। शुरू में ऐसा नहीं था। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से बढ़ाते गए तो शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन एक रूम टेम्परेचर पर जब पहुंचे तो ऑलवेज कुछ बाउंड टूटा ही हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमारा जो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पर रहबे करेगा होल, और वो मूवेबल है। तो मूवेबल पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर ऑलवेज है। तो कहाँ से आ रहा होगा? यानी इसका मतलब कि एट रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवेलेंट बाउंड टूटा ही हुआ है, लेकिन उसकी संख्या में फिर चेंजिंग नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है Ni का वो तो चेंज हो जाएगा ना। जब ये फिक्स्ड बोला गया है रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब ऑलवेज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बाउंड का क्लीवेज रहता होगा। हाँ, लेकिन चेंज क्या होता है कि इस समय का 4 गो टूटा हुआ था कुछ, तो कुछ टाइम के बाद वो जुटा हुआ दिखेगा, यहाँ का 4 गो टूटा हुआ दिखेगा। ये चीज होते रहता है। तो हमेशा 4 ही गो, हाँ, एक एसटीडी स्टेट बोलते हैं उसको। तब फिर वो संख्या चेंज करेगा ना, तब फिर नंबर ऑफ क्लीव्ड बाउंड का भी संख्या चेंज करेगा। पर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हो तो ऑलवेज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ कोवेलेंट बाउंड विल क्लीव्ड इनसाइड क्रिस्टल, इसलिए Ni कांस्टेंट रहेगा उस टेम्परेचर पर। तो यही बात यहाँ पर हम लिखा, फॉर्मेशन ऑफ सम कोवेलेंट बाउंड but always there exists some covalent bond which remain cleaved। छोड़ो उसको, बोलिए दिए हैं, लिखना जरूरी नहीं है। अब सुनिए, इस इंट्रिंजिक, तो इस केस में जब इस मटेरियल को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते करंट होगा, और दोनों का जब कंसंट्रेशन सेम है तो इस केस में IE बराबर होगा किसका? IH का। नहीं, कंसंट्रेशन दोनों का सेम तो IE बराबर IH। समझे इसको? अब अगला लिखो, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। भेज देंगे लेक्चर भेज देंगे। अगला लिखिए, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। जब आप कोई प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में
या तो कोई ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिला दो या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, तो उसको एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। लिखिए इसका डेफिनेशन, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर if either some trivalent such as aluminum or pentavalent such as phosphorus are mixed in pure semiconducting crystal, then it is called extrinsic। तो इसमें क्या होता है, वो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का, ट्राईवैलेंट मिला होगा तो एक टाइप का, और पेंटावैलेंट मिला होगा तो एक अदर टाइप का। इसलिए ये दो टाइप का एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, इट इज ऑफ टू टाइप। ना ट्राई मिला है कि पेंटा मिला है, उस पर डिपेंड करेगा ना। तो पहला है आपका, सपोज करो एन टाइप, एन फॉर निगेटिव टाइप, एन फॉर निगेटिव। यदि कोई इम्प्यूरिटी मिलाने से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो एन टाइप का लगेगा। और वो होता है कब, जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला होगे तब। इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड will increase नहीं, उससे नहीं मतलब है कि एल्युमिनियम 3 ठीक है, वो भी बोल सकते ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी भी लाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं ना मिला देंगे, कोई भी ट्राईवैलेंट। अरे इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ऑल ओवर कंसंट्रेशन पर ना, इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए ना, ऐसा उस चीज से लिंक काहे हटा रहे हो आप। क्या मिला है उससे नहीं मतलब, कुछ भी मिला है, मेरा कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, इंक्रीज, देन इट इज कॉल्ड एन टाइप। और इट हैपन व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी विल मिक्स्ड। और ये भी जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो उतना सिंपल नहीं है। इस प्रोसेस को डॉपिंग बोलते हैं, डॉपिंग है ना। एंड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग is called doping। क्या होता है ना रियली में, अब जैसे मान लो ना कि एक प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल था, समझे, उस पर आप फास्फोरस का वेपर को हाई स्पीड से इंजेक्ट किया, फास्फोरस वेपर को, वेपर फॉर्म में, तो फास्फोरस एटम का हाई स्पीड है, वो क्रिस्टल को के अंदर पेंट्रेट करके अंदर घुस जाएगा। नहीं समझे बात, कुछ एटम, ठीक है। एक प्योर सेमी कंडक्टिंग क्रिस्टल सिलिकॉन पर, इस पर फास्फोरस का वेपर को इंजेक्ट कर रहे हो आप, फास्फोरस वेपर।
तो सुनिए, ऐसा है कि एक पेंटावैलेंट सुनो, पेंटावैलेंट एन टाइप डिफाइन कर रहे हैं ना, क्या बात करते हैं आजकल, ध्यान दे रहा है सिकंदर। संगत का असर नहीं, ये कम से कम अगला का गलती को जज कर लेते हो, ये भी कम बड़ी बात नहीं होता है। क्या सही है यही ढूंढने खाली नहीं चलो, ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अब ऑब्जेक्टिव मॉडल में 4 गो ऑप्शन वाला जो होता है तो बच्चा का आदत है कौन सही है वो ढूंढो, नहीं कभी पढ़ने के समय इस ऑप्शन को नहीं एनालाइज किया कि ये गलत क्यों है, इसमें क्या गलती है, इसमें खाली सही ढूंढते हो। देखिए, एक फास्फोरस एटम यदि क्रिस्टल में डालिएगा, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, तो पेंटावैलेंट है ना ये, 4 गो इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बाउंड से बाउंडेड होगा ना, अगल बगल में जो सिलिकॉन है उससे बाउंडेड होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये क्या रह जाएगा, लेफ्ट बाउंड में भाग नहीं लेगा, उसको बोलते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी लेवल, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के आसपास होता है। एग्जैक्टली कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होता है उसका एनर्जी लेवल, यहाँ होता है। देखो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड से के लोअर एनर्जी लेवल से थोड़ा नीचे होता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में ठहरा होता है। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, इस 5th इलेक्ट्रॉन को। दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सुनो सुनो, इधर देखो क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली कंडक्शन बैंड के अंदर इसका एनर्जी लेवल नहीं है, उसके लोअर एनर्जी स्टेट से थोड़ा नीचे। इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी लेवल। क्या? और इस इलेक्ट्रॉन को इम्प्यूरिटी इलेक्ट्रॉन, लेकिन रूम टेम्परेचर में इतना एनर्जी है कि बेचारा इलेक्ट्रॉन इसमें भाग जाएगा। समझे? जिस समय डाले थे उस समय उसका एनर्जी लेवल यहाँ पर था, लेकिन रूम टेम्परेचर पर एनर्जी है जो इजीली इसी में चला जाता है लास्टली। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल के अंदर मूवेबल मानेंगे, फ्री है, यानी कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रियली में यहाँ है, लेकिन यहाँ से कंडक्शन बैंड में आ जाता है। इसको इम्प्यूरिटी लेवल नाम दिया जाता है इसको। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को इम्प्यूरिटी इलेक्ट्रॉन, 4 गो बाउंड का तो यूज हुआ क्रिस्टल में, 4 इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं हुआ, बाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको इम्प्यूरिटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नज़दीक होता है, इजिली कंडक्शन बैंड में। मीन्स ये कि एक फॉस्फोरस एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है आपके क्रिस्टल के अंदर। पहले से भी इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल में, वॉन्डरिंग कर रहा है। इम्प्यूरिटी प्योरे वाले समय से ना, हमने अभी देखा ना, प्योर था तब भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल ऑलरेडी था ना। तो नहीं, वो तो हाई टेम्परेचर पे ना था सर। नहीं जी, सब रूम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। रूमो टेम्परेचर पर बाउंड टूटता है ना। रूम टेम्परेचर पे आप बोलिए, फिर देखो, रूम टेम्परेचर पर भी बाउंड टूटे। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कभी आज 35 डिग्री है,
तो एवरेज ना वैल्यू 27 है। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटा हुआ मानेंगे तो सुनो, जब प्योर था, इंट्रिंसिक केस था, उस समय देखा कुछ इलेक्ट्रॉन और होल ऑलरेडी क्रिस्टल में है, वांडरिंग कर रहा है, वो तो रहबे करेगा। और फास्फोरस मिलाने से, एक फास्फोरस मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा? कंडक्शन बैंड में बढ़ा। अब कुछ फास्फोरस एटम मिलाए होगे, 1 ग्राम फास्फोरस एटम भी मिलाए होगे, तो 10⁻23 के आसपास उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इंक्रीज कर गया होगा। हम तो कहोगे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप सेमी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन होल इन वैलेंस बैंड, यानी यहां Ne ग्रेटर देन किससे? NH से। ठीक है, तो on mixing 1 phosp atom, comma 1 electron will access in conduction band. तो अब यही बात फ्यू फास्फोरस के लिए, फ्यू फास्फोरस मिला हुआ तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सुनिए, इस केस में Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे? वेरी ग्रेटर, क्योंकि एक एटम में ना मिलाते हैं, कुछ ग्राम मिलाते हैं ना, नहीं। अब ये मिक्सिंग प्रोसेस भी बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस है कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हो, जिस डिवाइस के लिए, मान लो डायोड के लिए बनाना है आपको या ट्रांजिस्टर के लिए बनाना है, तो ट्रांजिस्टर डायोड का किस फील्ड में यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, उस पर्पस के लिए यहाँ पर कंट्रोल करोगे। ये कंसंट्रेशन बहुत बड़ा चीज़ है, कुछ भी रेशियो में मिला दोगे नहीं चलेगा, समझे? वो सब फिक्स्ड बात है। कंपनी लोग जो बनाता है सेमीकंडक्टर एन टाइप पी टाइप, तो वो सब का एक मानक दिया गया है कि आप इतना प्योर सेमीकंडक्टर का अपना डेंसिटी ये है, आप उसमें इतने ही इम्प्योर मिलाइए, तब जो डायोड बनाइएगा आप, आपका डायोड गुड क्वालिटी का डायोड होगा, अच्छा फंक्शन करेगा फ्यूचर में। ऑन मिक्सिंग क्या, हाँ, ऑन मिक्सिंग 1 p एटम, हाँ ठीक तो है। अब सुनो एक बात और, तो p टाइप सेमीकंडक्टर में Ne ग्रेटर देन NH, इसलिए जब आप मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट कंस्टिट्यूट होगा, तो यहाँ I ग्रेटर देन किससे? IH से। तो इसको बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन इज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वर्ड यूज होता है। तो हेयर इलेक्ट्रॉन इज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दूसरा टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अगला है पी टाइप। एन टाइप का मतलब निगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, यानी होल्स का।
तो पी टाइप में फिर वही बात, इसमें डिफिनीशन इफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी शुड बी मिक्स्ड ना। ये सब जल्दी जल्दी लिखो अपने से। सच एज क्या, एल्यूमिनियम, इसमें कौन एक्सेस में होगा, NH यहां एक्सेस में होगा किससे, Ne से। यहां IH ग्रेटर देन होगा किससे, IE से। अब ये कैसे हुआ, होल का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा क्रिस्टल के अंदर, देखो एल्यूमिनियम है तो इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सिलिकॉन में 4 गो है। तो ये 3 बॉन्ड बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये सिलिकॉन है, ये बॉन्ड नहीं बना क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बॉन्ड नहीं बना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंस बैंड का एक क्वांटम स्टेट क्या होगा, खाली होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी वैलेंस बैंड में एगो क्वांटम स्टेट खाली होगा नहीं, इसलिए ये बाउंड में भाग नहीं लिया। तो ये जो ब्रोकन बाउंड है, जो बाउंड नहीं बना है, इस ब्रोकन बाउंड को हम लोग होल से डिनोट करते हैं। रियली में यदि बैंड के आधार पर सोचा जाए तो शायद वैलेंस और बैंड में एक क्वांटम स्टेट खाली है, इसलिए बाउंड नहीं बना। ठीक है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ना, उन्हें क्या यूज बना लिया बाउंड, वो बाउंड फॉर्मेशन में क्यों नहीं भाग ले लिया। तो बाउंड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में लाइक करना चाहिए था। तो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में लाइक कर रहा है, लेकिन सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल तो अलग अलग होगा। नहीं समझे बात, बॉन्ड कौन बनाएगा, जब जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम होगा तब ना। तो सिलिकॉन का वैलेंस बैंड का जो लेवल एनर्जी लेवल है, एल्यूमिनियम का क्या, वो दोनों सेम होगा। सिलिकॉन का मान लो, सिलिकॉन वाला का वैलेंस बैंड इस लेवल पर है सपोज करो, एल्यूमिनियम वाला का वैलेंस बैंड इस लेवल में है, तो कहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। यानी बाउंड बना था जब इस सब लेवल में कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन होता, यानी ये सब लेवल खाली है। क्या ये लेवल खाली है, ये सब लेवल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बाउंड फॉर्मेशन के लिए दोनों को आमने सामने होना चाहिए था, या एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए था, तब इसका इलेक्ट्रॉन का ये लेवल है, इसका इलेक्ट्रॉन का ये लेवल सेम था, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होता, पार्टिसिपेट करता बॉन्ड में। समझे, नहीं कर रहा है, यानी ये लेवल इससे 1 यूनिट कम होगा, एटलीस्ट कितना, 1 यूनिट नीचे होगा। ये जो गैप है ना, ये गैप, ये इतना नीचे होगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन अकर कर रहा होगा, यहाँ वाला लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नहीं समझ में आया बात, यहां वाले इस लेवल में इलेक्ट्रॉन होता तो फिर ये इसके साथ बाउंड फॉर्मेशन में भाग लेता। तो यदि नहीं बाउंड बन रहा है, दैट इज इस लेवल में इसका एल्यूमिनियम का इस लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक गो होल की ना बात करोगे, नहीं, एक ही गो होल की बात करेंगे। सब देखो, आप लोग का लेवल में बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ पढ़ाना पड़ता है ना, तो सबका है, मैथमेटिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ अवेलेबल है उस सब बात का। लेकिन आप लोग को उसी बात को थोड़ा
तोड़ मरोड़ के माइंड में जताना पड़ता है कि ऐसा होगा। रिजल्ट को किसी तरह माइंड में डाल देना है और कुछ नहीं है। तो ऐसा है, चलो मान लो एल्युमिनियम से एक होल बना, फ्यूल एल्युमिनियम मिलाएंगे तो फ्यू होल्स आएगा, यानी लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इंक्रीज करेगा, यानी ये सब रिजल्ट। अब सुनिए, आप उधर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो क्या होल का कंसंट्रेशन NiA के बराबर रहेगा? जब प्योर था तब तो होल का और Ne का दोनों Ni के बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बढ़ा दिया आप तो क्या NH अभी भी Ni के ही बराबर रहेगा? नहीं, कम जाता है NH। उधर बढ़ाए इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इधर होल कम जाता है। NH Ni के बराबर नहीं रह पाता है। अरे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH था, आप फास्फोरस मिलाया तो Ne बढ़ा, तो अब पूछे NH पर क्या इफेक्ट, तो आप बोलोगे कि कोई इफेक्ट नहीं। फास्फोरस मिलाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, फास्फोरस मिलाने से होल तो नहीं इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे NH रहेगा। नहीं, NH नहीं रहेगा, NH से कम जाता है थोड़ा सा। यहाँ भी वही बात, इसमें NH बढ़ाए हो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन कमेगा। कम होगा। हाँ, तो सुनिए, कंडक्शन बैंड में आप Ne की संख्या बढ़ा दिया, पहले दोनों इक्वल था होल और इलेक्ट्रॉन, लेकिन मान लो 3 गो था होल तो यहाँ भी 3 गो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसमें 3 गो तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत हो गया ना। तो क्या होता है ना, जब बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा देते हो ना तो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच। कोलिजन होके कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो कोई गेन करता है, कोई जो गेन करेगा ऊपर जाएगा, कोई जो लूज होगा वो नीचे आके इस होल को भर देगा ना। नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा रहा है, वहाँ से भी आ रहा है कोलाइड होके, ये सब इस तरह से होता है। हाँ, वो सब इस तरह से होते रहता है कि एक STD स्टेट बोलते हैं कि जितना इधर से जाएगा, एक समय आएगा जितना इधर से जाएगा उतने ही ऊपर से आ जाएगा, जिससे कि ऑलवेज इसमें Ne का कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें NH कांस्टेंट। लेकिन NH वो Ni नहीं रहा, Ni से कम हो गया, उस उधर से जो इलेक्ट्रॉन आ गया था टकरा के उसको भर दिया था। समझिए? स्टेडी स्टेट में ये बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा हाँ बोलेंगे, लेकिन ये STD स्टेट आते आते ऑल ओवर क्या इफेक्ट कि NH अब Ni के बराबर नहीं रहा। शुरू में तो इधर से ज़्यादा आ रहा था, इधर से कम इधर से जाने का रेट कम था, वो कांस्टेंट रेट है इधर से जाने का रेट, लेकिन उधर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, उधर से ज़्यादा आ जाएगा ना। तो उसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसलिए NH अब Ni के बराबर नहीं रहेगा। किस में, N टाइप वाले में NH जो होगा Ni से कम रहेगा, वहां पर Ne जो है वो Ni से कम रहेगा। लेकिन ये सब इस तरह से होते रहता है कि Ne इंटू NH का प्रोडक्ट ऑलवेज Ni स्क्वायर के बराबर रहता है। ये रिलेशंस वैलिड होना चाहिए। Ne इंटू NH इक्वल टू कितना, Ni स्क्वायर। जब प्योर फॉर्म में था तब तो दोनों बराबर था ही Ni का, तो क्लियरली Ni स्क्वायर हो गया। लेकिन जब P टाइप N टाइप की बात करोगे तो P टाइप में ये ज़्यादा ये कम, Ni से कोई Ni से कम तो कोई ज़्यादा, जिससे कि इसका प्रोडक्ट ऑलवेज Ni स्क्वायर रहना चाहिए।
तो थोड़ा सा ना, अब हम यहाँ पर एक मेंशन कर लें, ऑल्सो इन एन टाइप सेमी, देखो पहले देखो क्या बोलना चाह रहे हो, एन टाइप NH जो होगा, Ni तो NH से बहुत ग्रेटर हुआ, ये तो बात किया ही ना, लेकिन बट NH जो होगा ना वो Ni से क्या होगा, कम होगा। NH Ni से कम, अब NH Ni क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ का होल को रिकम्बाइन करके गायब कर दिया होल को, लेकिन ये ऐसा होगा कि ये रिलेशंस वैलिड होना चाहिए। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। क्या ये पी टाइप और एन टाइप दोनों में वैलिड होगा, हाँ दोनों के लिए। यदि पी टाइप की बात करेंगे हम लोग तो फॉर पी टाइप वहाँ पर NH बड़ा हो रहा है किससे, Ne से, लेकिन Ne अब Ni से लेस रहेगा। लेकिन ये रिलेशंस वैलिड होना चाहिए, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन, बट ये ऑलवेज कांस्टेंट रहने दो इसको, आज हर इतना ही। सर वो समझा दीजिए एक बार, वो कैसे लिखे, Ni छोटा होगा Ni से, मतलब क्या है? एगो बताया एन टाइप वाले में ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, तो कुछ इलेक्ट्रॉन टकरा के नीचे आएगा, लॉस करेगा अपना एनर्जी, नीचे आ जाएगा। तो पहले से जो होल था यहाँ पर उसको भर देगा ना, कम जाएगा ना NH Ni से कम। Ni छोटा है Ni से, वो वाला समझाइए ना हमको। कौन सी कौन वाला समझे? तो Ni नहीं, जो बात इसमें बोला ना, तो जब एक की संख्या ज़्यादा कम हो रहा है, जबकि ये एक रिस्ट्रिक्शन है, समझे, तो जरूरी है यहाँ भी जब एक का NH ग्रेटर हो गया Ni से, तो Ne को NH से कम होना होगा, तब ना प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये सब लार्ज स्केल में है जी, उतना काउंट करने वाली बात थोड़ी है। जब प्योर था तो दोनों बराबर था ना, उसी की संख्या है। दोनों बराबर था। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों क्या था, इक्वल नंबर में था ना। प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों की संख्या सेम था, उसी को Ni से डिनोट किया गया। तो वहाँ भी दोनों को उसी को इक्वल था, Ne बराबर NH, अब बराबर Ni माने थे ना। अब उसको बता दो। रहने दो, याद रखो, अब माथा खराब करो अब।